जय हिंद साथियों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक आर्टिकल के बारे में जो लिखा है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केसी सिंह पीवीएसएम एवीएसएम द्वारा। और इन्होंने बहुत ही इंसाइट जो इन डेप्थ रिव्यू किया है टू एम्पावर सीआईपीएफ्स विद देयर डेजिग्नेटेड रोल्स। तो एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है साथियों ने। और मैं पिछली बार के वीडियो में भी रेफ़र कर चुका हूँ इस आर्टिकल को। कुछ लाइंस एक्सट्रैक्ट की थी मैंने वहाँ से। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको स्क्रीन पर और आपको सिंपलीफाई वे में बताने की कोशिश करता हूँ कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है। तो दोस्तों, ये है वो आर्टिकल जो द ट्रिब्यून उस पर पब्लिश हुआ है। एम्पावर CAPFs विद डेजिग्नेटेड रोल्स फॉर ए सेफर इंडिया। तो आप यहाँ पर जाके भी इसको पढ़ सकते हैं और काफ़ी डिटेल में इसमें लिखा है कि किस तरह से जो रोल्स है CAPF के वो डिफाइंड नहीं है और जो डिफाइंड रोल है उसके हिसाब से CAPF से काम नहीं लिया जा रहा है और किस तरह से ये कंफ्यूज करते हैं जो रोल्स है CAPF के। हाँ, तो इसी में डिटेल में बताया है और मैं इसके लिए एक पावर पॉइंट बनाया है और आप पावर पॉइंट से भी समझ सकते हैं या रेफ़र कर सकते हैं यहाँ पर। अब साथियों, मैं ले आया हूँ आपको पावर पॉइंट पे एम्पावर द CAPFs विद डेजिग्नेटेड रोल्स फॉर ए सेफर इंडिया। तो ये आर्टिकल जो लिखा है वो लिखा गया है अबाउट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म विद इन इंडियन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है उसमें किस तरह के रिफॉर्म होने चाहिए। तो आगे देखिए आप। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, और बर्डन आर्मी। जो इंडियन आर्मी हो वो क्या है, ऑलरेडी और बर्डन है। आपके साथ पता है रिसेंटली जो चैलेंजेस है चाइना की तरफ से बढ़े हैं और जो डिप्लॉयमेंट है इंडियन आर्मी की वो बढ़ानी पड़ी है चाइना बॉर्डर पे। और आपको पता है कि जितनी फोर्सेस उनकी है अभी चाइना की तरफ से डिप्लॉय है तो उससे मैचिंग करना पड़ता है जो स्ट्रेंथ है। तो उस हिसाब से अभी भी इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ जो बॉर्डर पे है वो कम है। तो इसलिए इंडियन आर्मी को स्ट्रेच होना पड़ा है और इसके साथ ही इंडियन आर्मी को जो काउंटर इंसर्जेंसी है CICT की ड्यूटी भी करनी पड़ रही है, जो कि किसे करनी चाहिए, जो CAPFs है उनका काम है इंटरनल सिक्योरिटी का। और जो इंडियन आर्मी का काम है वो है देश की सुरक्षा करना बाहरी हमलों से। जो कि हमारी एडवर्सरीज है जो दुश्मन देश है पाकिस्तान और चाइना। तो मोस्ट ऑफ द जो डिप्लॉयमेंट है इंडियन आर्मी की इन्हीं देशों के अगेंस्ट में होनी चाहिए। और अभी जो रिसेंटली प्रॉब्लम्स बढ़ रही है बांग्लादेश और म्यांमार की ओर से भी, तो इंडियन आर्मी ऑलरेडी इतनी स्ट्रेच है। तो इसकी जगह जो CAPF है जिनकी संख्या 10 लाख के लगभग है, तो उन्हें इंटरनल सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर वो इंटरनल सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर उनकी अच्छी तरह से ट्रेनिंग की जाए और अच्छे इफ़ेक्टिवली उनको यूज किया जाए तो वो आर्मी को फ्री कर सकते हैं और ताकि जो आर्मी है अपना प्राइमरी रोल कर सके, देश को बचाना बाहरी ताकतों से। अभी आगे लिखते हैं क्लियरर मैंडेट तो डिफाइन स्पेसिफिक रोल्स फॉर ईच CAPF एंड रिड्यूस ओवरलैप। तो सब CAPF का जो CAPF फोर्सेस है उनका जो रोल है डिफाइन करना चाहिए ताकि इनका जो रोल है आपस में ओवरलैप ना करें। जैसे कि जो चार जो फोर्सेस है हमारी उनका काम है बॉर्डर गार्डिंग करना, जो जैसे कि BSF, ITBP, SSB और असम राइफल। इसमें BSF जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे तैनात है, साथ ही SSB को नेपाल बॉर्डर का जिम्मा सौंपा गया है। ITBP चाइना के बॉर्डर पर तैनात है और असम राइफल को म्यांमार बॉर्डर दिया है। लेकिन कई बार इन्हें दूसरे रोल के लिए भी डाला जाता है, CICT के ऑपरेशन में भी डाला जाता है, जो कि इंटरफेयर करता है इनके प्राइमरी रोल में। जैसे कि अभी जो CAPF का जो कार्य रहा है उसमें क्या करते हैं कि जहाँ पर कुछ ज़रूरत होती है तुरंत CAPF की कंपनियां बुलाई जाती है, फायर फाइटिंग के तौर पे यूज़ किया जा रहा है।
जैसे कि मणिपुर में कुछ हो गया तो मणिपुर में भेज दो, जे में कुछ हो गया तो तुरंत जे में तैनाती की जाए। तो इफ़ेक्टिवली जो यूज है वो नहीं हो रहा है। जैसे कि असम राइफल को म्यांमार बॉर्डर की जिम्मा सौंपा गया है, जो कि पोरस बॉर्डर है जहाँ पर फेंसिंग नहीं है। लेकिन जो असम राइफल की जो 20 बटालियन हैं वही सिर्फ बॉर्डर गार्डिंग की भूमिका में है। बाकी जो बटालियंस है या तो जे में काम कर रही है या नॉर्थ ईस्ट में सीआई के ऑपरेशंस कर रही है। जबकि जो इन्हें दिया गया है म्यांमार बॉर्डर, तो बॉर्डर गार्ड ना करके इन्हें इनसे दूसरे काम दिए जा रहे हैं। वैसे ही बीएसएफ बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर में है, लेकिन आप देखते होंगे बीएसएफ की तैनाती कई बार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी होती है, कई बार मणिपुर में होती है। इससे क्या होता है कि एंगेजमेंट बढ़ जाता है फोर्स का, जो उसका प्राइमरी टास्क होता है उसे अच्छी तरह से नहीं कर पाती है। तो इसमें स्ट्रेस किया गया है कि क्लियर मैंडेट दिया जाए जो फोर्सेस है उन्हें, ताकि वो अपना काम बखूबी अच्छे से कर सकें। तो आगे जो जनरल साहब है वो लिखते हैं आर्मीज रोल इन असम राइफल। तो जैसे कि आपको पता है जो असम राइफल जब से रेज हुई है तब से आर्मी के अंडर ही काम कर रही है, और असम राइफल इसलिए भी असमंजस है असम राइफल में क्योंकि जो असम राइफल ड्यूल कंट्रोल में है। ऑपरेशन कंट्रोल आर्मी के पास यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एमएचए के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है, जो कि एक कन्फ्यूजन पैदा करता है जो रोल है असम राइफल का। और जो असम राइफल है इफ़ेक्टिवली यूज नहीं हो पाती। तो या तो आर्मी को इसका फुल कंट्रोल ले लेना चाहिए, या फिर जो रेलिंक्विश कर देना चाहिए जो कंट्रोल है आर्मी का, या इसका जो कंट्रोल है असम राइफल का, उसे आर्मी को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए और इसे अदर सीएपीएफ की तरह यूज करना चाहिए। अभी असम राइफल को यूज किया जाता है आर्मी के द्वारा, अगर चाइना के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो उधर डिप्लॉय कर दिया जाता है, फिर अगर पाकिस्तान के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उधर रश कर दिया जाता है, या फिर मणिपुर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर रश कर दिया जाता है। अभी असम राइफल के जो रोल है वो भी थोड़ा कन्फ्यूजन भरा है। वैसे बॉर्डर गार्डिंग के लिए है असम राइफल, लेकिन इसके साथ ही से सीआई ऑप्स में भी यूज़ किया जा रहा है, फिर जे में सिटी जो काउंटर टेररिज्म है उसके लिए भी यूज़ किया जा रहा है। तो जो इफ़ेक्टिवनेस है असम राइफल की वो इससे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, और इफ़ेक्टिवली असम राइफल काम नहीं कर पाती है, और जो इमेज है असम राइफल की वो इससे बिगड़ती जा रही है। तो आगे बात करते हैं एम्पावरमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। तो जो प्रकाश सिंह कमेटी की जो रिपोर्ट थी पुलिस रिफॉर्म को लेके, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और जिससे कि जो सीआईपीएफ्स है उनके जो रोल है निर्धारित हो सके और उसके तहत वो अकाउंटेबल भी हो। अगर बीएसएफ बॉर्डर गार्डिंग के लिए है, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए है और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे तैनात है, तो बीएसएफ ही अकाउंटेबल होगी उसके लिए। तो अगर डिफाइंड रोल है तो उसके हिसाब से वो फोर्स अकाउंटेबल भी होगी। फिर दूसरा है जैसे कि एमएचए है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, ये ओवर बर्डन है। पहले ये बहुत ज़्यादा बर्डन है। अब जैसे आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर आती है और रेलवे अपनी मर्जी से अपने हिसाब से इसे यूज करता है। वैसे ही सीआईएसएफ जो कि एमएचए के अंदर आती है, लेकिन ये क्या करती है, एयरपोर्ट की सुरक्षा, इंडस्ट्रीज़ की सुरक्षा के लिए इसे यूज़ किया जाता है। क्यों ना इसे जो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन है उसके अंडर किया जाए, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन है वो अपने हिसाब से इफ़ेक्टिवली इसे यूज़ करें। साथ ही जो 10 जो रिज़र्व पुलिस बटालियंस है जो हर एक स्टेट को दी गई है और जिसमें सेंटर की फंडिंग होती है, तो उसे भी एम्पावर किया जाए और उसे भी इफ़ेक्टिवली जो स्टेट है अपनी रक्षा के लिए यूज कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग अच्छी करें, ताकि वो जो स्टेट के अंदर में कुछ प्रॉब्लम आती है उससे निपट सके।
अब आगे बात है करते हैं रिड्यूस इलेक्शन डिपेंडेंस। तो इसमें लिखा है मिनिमाइज द रिलायंस ऑन CAPFs फॉर इलेक्शन ड्यूटी। अभी एक ट्रेंड बन चुका है कि कहीं भी इलेक्शन होते हैं तो CAPF की डिप्लॉयमेंट की जाती है, जबकि जो CAPF है, CAPF के अलग अलग रोल पहले से निर्धारित है। तो अब जितनी बार भी इलेक्शन होते हैं, पूरी जो CAPF है उन्हें तैनात किया जाता है, जैसे कि CRPF, BSF, SSB। तो जो इनके प्राइमरी टास्क है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो इसलिए एम्पावर करने की ज़रूरत है जो रिज़र्व पुलिस बटालियंस है और जो स्टेट की पुलिस है, उन्हें एम्पावर किया जाए और उन्हें यूज़ किया जाए इलेक्शन ड्यूटी के लिए, ना कि CAPFs को बिल्कुल एक्सट्रीम जो कंडीशन है उसी टाइम यूज़ करना चाहिए। और पार्टिकुलरली जो CRPF है, CRPF का काम है इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ उन्हें ही इलेक्शन ड्यूटी में लगाया जाए। बाकी जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है जैसे SSB, BSF, इन्हें इलेक्शन ड्यूटी में ना लगाया जाए। अब जनरल साहब आगे लिखते हैं इंडिपेंडेंट कैडर्स। तो ये बोलते हैं एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट ऑफिसर कैडर विद इन CAPFs सिमिलर टू कोस्ट गार्ड। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। जो CAPFs है इसमें जो ऑफिसर है एज ए असिस्टेंट कमांडेंट इनरोल होते हैं, लेकिन जो उनकी प्रमोशन है ADG तक की है, वो DG नहीं बन पाते हैं। DG कौन होते हैं? DG होते हैं IPS अफसर। तो जो ऑफिसर जो बिल्कुल रूट लेवल से फोर्स के साथ जुड़ा है, जिसे ग्राउंड नॉलेज है, वो DG नहीं बन पाता है, वो ADG तक ही रह जाता है। और जिसे जो फोर्स के अंदर की जानकारी नहीं होती है, जिसने रूट लेवल में काम नहीं किया, वो डायरेक्ट आके DG बन जाता है। तो इसलिए जितनी फोर्सेस है इनका क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफिसर कैडर होना चाहिए, ये रिफॉर्म्स होने चाहिए। और जो अपनी जो फोर्सेस के जो एनरोल्ड ऑफिसर है, डायरेक्ट कमीशनड ऑफिसर है, उन्हें DG के रंग तक होना चाहिए, जैसे कि कोस्ट गार्ड में होता आया है और या हो रहा है। तो अब आते हैं हम कंक्लूजन पे, या समराइज करते हैं पूरे आर्टिकल को। तो जो आर्टिकल है, द आर्टिकल एम्फेसाइजेस द नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव ओवरहॉल ऑफ द CAPF। तो जो CAPF है इनका पूरी तरह से जो ओवरहॉल करना चाहिए, इन्हें जो स्पेसिफिक रोल के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए इनकी, इन्हेंस देयर इफ़ेक्टिवनेस, इनकी इफ़ेक्टिवनेस को और बढ़ाना चाहिए, और ताकि ये और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सके सिक्योर इंडिया के लिए, सेफ इंडिया के लिए। इन्हें क्लियर मैंडेट दिया जाना चाहिए कि भाई तुम्हारा ये टास्क है। इंडिपेंडेंट कैडर होना चाहिए, जो कि बहुत ही एक नीड है कि जो ऑफिसर ग्राउंड रूट लेवल में काम करते हैं उन्हें ही फोर्स का DG बनना चाहिए, क्योंकि जो फोर्स है, फोर्स के बारे में वही अच्छी तरह से जान सकता है, वही अच्छी तरह से कमांड कर सकता है। जैसे कि आर्मी में होता है, जिन्हें इन डेप्थ नॉलेज हो ग्राउंड लेवल पर, जो ग्राउंड लेवल से आया हो, तो उन्हें ही DG बनना चाहिए और इस तरह के रिफॉर्म्स होने चाहिए। और साथ ही अकाउंटेबिलिटी पे भी फोकस किया जाना चाहिए। तो कंक्लूजन में दो चार बातें मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि अगर इस तरह का काम लिया जाएगा फोर्सेस से, तो जो फोर्सेस की चिंताएं हैं उसको भी जो गवर्नमेंट है उन्हें एड्रेस करना चाहिए, जैसे कि बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़, फिर जो OPS है, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करना, और अन्य सुविधाएं जो कि मिलनी चाहिए, जैसे कि अलाउंसेस। तो इस पे भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और इसका भी निवारण करना चाहिए, ताकि जो जवान हैं और जो फोर्सेस है ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ और इफ़ेक्टिव ढंग से खुल के काम करें। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको सिंपलीफाई तरीके से ये आर्टिकल के बारे में समझा पाया। और यदि इसके अलावा आप भी कुछ आपके भी कुछ विचार है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।
और आने वाले समय में कोशिश करूँगा कि आपकी कमेंट पे ही वीडियो बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो व्यूवर्स है उन तक पहुंच पाए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।